जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं जब से अफगानिस्तान में तालिबान का राज आया है तब से अफगानिस्तान में कुछ ना कुछ उलट-पलट हो रहा है और वहाँ जो कॉमन लोग हैं वो इस चीज़ का नुकसान भी उठा रहे हैं। कल काबुल एयरपोर्ट के पास जो धमाका हुआ, 100 के करीब बेगुनाह लोगों की जान चली गई। उसमें 13 के करीब अफगानिस्तान के मरीन कमांडो थे जो भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसके साथ साथ वो मासूम लोग थे जो एयरपोर्ट के बाहर कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कब उनको मौका मिलेगा और वो तालिबान के डर से अपने देश छोड़कर दूसरे देश भाग जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल ये है, जो भारत पिछले 15-20 साल में अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है, तकरीबन $3 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप किया है, उसका फ्यूचर क्या होगा? क्या इस तरह से वहाँ जो आतंकवादी संगठन है वो सारे ये प्रोजेक्ट को हमला करेंगे? क्योंकि भारत से बहुत सारे दोस्त ये सवाल उठाते हैं, भारत 15-20 साल से $3 बिलियन के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया या फिर डेवलपमेंट किया अफगानिस्तान का, लेकिन अब अगर तालिबान वहाँ आ गया है तो भारत को क्या मिला? पाकिस्तान से ये कमेंट आता है कि देखो, भारत ने इतना पैसा लगाया था लेकिन वो सब कुछ डूब गया। दोस्तों, आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा तालिबान आने के बाद भारत जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रहा था उसका फ्यूचर आगे जाकर क्या होगा और भारत कौन कौन से फील्ड में इतने सारे पैसा लगाया था और इस प्रोजेक्ट से भारत और अफगानिस्तान लोगों को कैसे फ़ायदा हो रहा था। दोस्तों, ये सारे सवालों पर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, भारत अफगानिस्तान में छठा सबसे बड़ा डोनर देश है। मतलब अफगानिस्तान को विदेशों से जिन जिन देशों में पैसा आता है उन देशों की लिस्ट में भारत 6th पोजीशन पे है। लेकिन भारत का जो पैसा है वो ग्राउंड में दिखता है। मतलब भारत डायरेक्ट अफगानिस्तान के गवर्नमेंट को पैसा ना देकर अफगानिस्तान गवर्नमेंट को बोलता है कि तुम्हें कहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाहिए, रोड हो गया, डैम हो गया, हॉस्पिटल हो गया, भारत जाकर वहाँ डायरेक्ट अपना पैसा खर्चा करता है ताकि ग्राउंड में जो लोग हैं उन्हें देखे कि हाँ, ये काम भारत ने किया है। इस वजह से अफगानिस्तान में भारत का सॉफ्ट इमेज काफ़ी था, हालांकि अब भी रहेगा। दोस्तों, अगर भारत अफगानिस्तान में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कुछ बनाया है तो उसमें डैम सबसे पहले आता है। हेरात में भारत सलमा डैम बनाया है जो बहुत पहले बन चुका है। अब काबुल रिवर में कई सारे डैम बन रहा है और उसमें से शाहतूत डैम सबसे बड़ा है। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान में भारत तो डैम बना रहा है, लेकिन प्रॉब्लम पाकिस्तान को हमेशा से है, जैसे कि ये डैम नहीं बंकर है या फिर कोई भारतीय आर्मी का कोई मिलिट्री ठिकाना है। दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे वजह है जिसको लेकर पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान में भारत की प्रोजेक्ट को विरोध करता आया है। बड़ा कारण ये है, जो पाकिस्तान है वो कभी भी नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान के लोगों में भारत के प्रति सॉफ्ट इमेज आए, क्योंकि भारत के पास पैसा है, वो अफगानिस्तान में जाकर पैसा खर्चा कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के पास देने के लिए तो कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है, क्योंकि वो खुद इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। इसके साथ साथ और भी कुछ वजह है जो मैं आपको मैप के जरिए समझाता हूँ। आप ये देखिए, ये रहा अफगानिस्तान का मैप। आप देख सकते हो अफगानिस्तान में 2 बड़े रिवर है, बाकी उनका सब रिवर है। ये तो एक है हौरी रिवर जो हेरात में प्रांत में है और इसी एरिया में ही सलमा डैम है। आगे जाकर ये रिवर आकर मिलता है काबुल रिवर से। काबुल रिवर अफगानिस्तान में आप एक तरीके से कहें तो सबसे बड़ा रिवर है। इसके बाद ये रिवर पाकिस्तान के अंदर आता है और पाकिस्तान के केपीके वाला एरिया पर ये रिवर काफ़ी मदद करता है। बाद में आकर ये रिवर सिंधु नदी में मिल जाता है। जो शाहतूत डैम है वो इस एरिया के आसपास बन रहा है। अब पाकिस्तान का क्लेम ये है, भारत पाकिस्तान के पानी को रोकने के लिए अफगानिस्तान में यहाँ से ये वाले एरिया तक तकरीबन 12 डैम बना रहा है और सबसे बड़ा डैम है शाहतूत डैम। और हालांकि ये जो पाकिस्तान का जो आरोप है, झूठा आरोप है। भारत का मेन मकसद है कि जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनको सही से पानी मिले, मतलब एग्रीकल्चर के लिए, और बिजली भी मिले और वहाँ पर सब कुछ सही रहे। लेकिन आप सब जानते हैं पाकिस्तान खुद अपने देश में डैम नहीं बनाता है, पाकिस्तान विरोध करता है, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं दे पाता है। इसलिए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो कभी भी पाकिस्तान की बात को नहीं सुनते। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान से विरोध नहीं करता है। 2013 के करीब जब सलमा डैम बन रहा था तब पाकिस्तान आतंकवादियों के जरिए, जो पाकिस्तान फंडेड आतंकवादी हैं लेकिन अफगानिस्तान में हैं, वो पूरा विस्फोटक के जरिए ये डैम को कंप्लीट उड़ा देना चाहते थे, लेकिन वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाए। इसके साथ साथ जो शाहतूत डैम है या फिर काबुल रिवर पे जितने डैम बन रहा है वहाँ पर भी जो इंजीनियरिंग वगैरह है वो भारत से गए हैं।
उन्हें अपहरण वगैरह पाकिस्तान आतंकवादियों को पैसा देकर करता है या फिर काम में हमेशा विरोध करता है ताकि ये प्रोजेक्ट सही टाइम पे ख़त्म ना हो पाए। अब जब तालिबान काबुल पे आ गए हैं तो भारत जो डैम वगैरह बना रहा था, अब भी कई सारे डैम कंस्ट्रक्शन फेज में थे, वो सब काम को छोड़कर वापस आना पड़ा। आगे क्या होगा वो प्रोजेक्ट का मैं आपको आखिर में बताऊंगा। अब मैं आता हूँ रोड प्रोजेक्ट के ऊपर। दोस्तों, डैम बनाने के बाद भारत अगर अफगानिस्तान में कोई प्रोजेक्ट अच्छे सा किया है वो है रोड नेटवर्क को डेवलप करना। अफगानिस्तान में पिछले 30-40 साल से जंग जैसी हालात है, इस वजह से वहाँ रेल और रोड नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है। रेल नेटवर्क तो ना की बराबर है और रोड नेटवर्क भी उतना स्ट्रांग नहीं है। एक तो अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, इस वजह से उसे काफ़ी मुश्किल का हालात सामना करना पड़ता है। अगर आप मैप देखोगे तो भारत का इस एरिया पे अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर मिलता है, लेकिन पीओके 1947 से पाकिस्तान के पास होने से हमारा प्रेजेंट टाइम अब कोई भी फिजिकल बॉर्डर अफगानिस्तान से नहीं मिलता है। इसी वजह से हमें पाकिस्तान होते हुए ट्रेड करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान को तो ये अलाउ करता है वो भारत को सामान बेच सके, लेकिन हमें ये अलाउ नहीं करता है हम भारत का सामान को अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए बेचे। इसलिए हमें कांडला हो गया या फिर मुंबई हो गया, वहाँ से सी रूट के जरिए सामान को चाबहार पोर्ट तक पहुँचाते हैं, फिर वहाँ से बाय रोड हम अफगानिस्तान के दूसरे सिटी जैसे जरंग, दलाराम, हेरात, कंधार, काबुल और मजार शरीफ तक पहुंचाते हैं। भारत ने बहुत बड़ा अच्छा काम ये किया था कि जरंग से डलराम तक 218 किलोमीटर का एक हाईवे नेटवर्क को बना दिया था जो $150 मिलियन के करीब था। और आगे भी बहुत सारे रोड, बड़े बड़े रोड नेटवर्क भारत बनाने वाला है, लेकिन अब तो बंद है। देखिए, जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब से पाकिस्तान हमेशा ये प्रोजेक्ट का विरोध करता आया है और अफगानिस्तान के लोगों को ये रोड नेटवर्क बनने से काफ़ी फायदा हुआ, क्योंकि 2020 से भारत तकरीबन 75,000 टन गेहूं को चाबहार पोर्ट के जरिए बाय रोड अफगानिस्तान के दूसरे सिटी तक पहुंचाया था। अफगानिस्तान लोगों को तो फायदा जरूर था, लेकिन भारत को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बहुत काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादी जो पले हुए आतंकवादी अफगानिस्तान में थे उनके हमले में हमारे 6 के करीब लोगों की जान चली गई थी, 5 के करीब और लोग जो दुर्घटना में उनका जान चली गई थी, 180 के करीब अफगान लोगों का भी जान ये रोड नेटवर्क को बनाने में चली गई थी। दोस्तों, आप ये मैप को ध्यान से देखिए, मैं फिर वापस आऊँगा इस पॉइंट की तरफ। देखिए, नंबर 3 पे है पार्लियामेंट हाउस। देखिए, आप अगर इस फोटो पे देखोगे पार्लियामेंट हालात जो हाउस था उसका हालात पहले कैसे था, भारत ने उसे रिस्टोर करके ऐसा चकाचक बना दिया था। अब नॉर्दर्न अलायंस के लोग वहाँ पर बैठे थे, मतलब पहले, अब तालिबान वाले अब आकर यहाँ पे बैठेंगे। कुछ दिन पहले वीडियो आया था जब काबुल पर तालिबान की कंट्रोल हुई थी, तो तालिबान के लड़ा के जाकर कुछ वीडियो वगैरह बनाए थे वो पार्लियामेंट में, हाउस में, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुँचाए थे। अब आता हूँ आखिर भारत की जो पॉइंट की तरफ, और भारत और क्या क्या डेवलप किया है अफगानिस्तान में वो जानते हैं। देखिए, ये उनका स्टोर पैलेस है, मतलब इस पैलेस में ही अफगानिस्तान जब 1919 में आज़ाद हुआ था तो डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ साइन हुआ था, तो इसलिए ये हिस्ट्री रिलेटेड है और अफगानिस्तान के लोगों के लिए काफ़ी दिल की करीब है। और ये काफ़ी ख़राब हो गया था क्योंकि बहुत पुराना बिल्डिंग था, भारत ने उसे ठीक करके दिया था। इसके साथ काबुल और काबुल के आसपास एरिया में, बहुत बड़ा एरिया में इलेक्ट्रिसिटी फैलाने की काम, नेटवर्क फैलाने की काम भारत के हाथ में था। वो प्रोजेक्ट भी लगभग बड़े लेवल पर ख़त्म हो गया था। अब आप देखिए, ये रहा इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो काबुल में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है बच्चों को लेकर, आप इसे नंबर 1 हॉस्पिटल भी कह सकते हो। 1985 से ये हॉस्पिटल एक्टिव है, बाद में जितने भी गवर्नमेंट आए वो फंडिंग करते गए और ये अब काबुल में नंबर 1 हॉस्पिटल है बच्चों के रिलेटेड। इसके साथ इतना ही नहीं, भारत ने तकरीबन 200 के करीब बस दिया है, टाटा की बस दिया है अफगानिस्तान के लोगों को, ताकि वो डेली टू डे लाइफ में ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल कर सके। कंधार में एक बड़ा स्टेडियम बनाया है, काबुल में एक बड़ा लाइब्रेरी बना है। इसके साथ और भी छोटा छोटा जो शहर है वहाँ भी छोटे छोटे रोड कुछ किलोमीटर का बना है, लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए उसका डिटेल्स रिपोर्ट नहीं है। ग्राउंड में स्पोर्ट्स को लेकर भी भारत बहुत अच्छा काम किया है। भारत जो भी प्रोजेक्ट किया है वो डे टू डे लाइफ में अफगान के जो लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अफगानिस्तान लोगों के दिल में भारत का एक बहुत बड़ा सॉफ्ट इमेज भी है। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा, तालिबान आने के बाद वो सारे प्रोजेक्ट का क्या होगा। हालांकि तालिबान तो साफ किया था, कह चुका था भारत को लेकर कि भारत मतलब दूतावास खाली ना करे, जो भी प्रोजेक्ट है वो उसे कंप्लीट करे। लेकिन भारत अब सारे प्रोजेक्ट को बंद करके अपने सारे लोगों को वापस ले चुका है, या फिर जो भी है वो आने वाले दिन में आ जाएंगे। दूतावास तो बंद है। तो क्या तालिबान आगे जाकर ये सारे प्रोजेक्ट को हमला करेगा? क्योंकि तालिबान के ऊपर तो हम बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आए, अगर तालिबान को लॉन्ग रन आगे जाना है
तो उसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना होगा। अब तो तालिबान के पास खुद पैसा उतना ज़्यादा नहीं है। अगर वो ये डैम को तबाह कर देगा तो आप सोचो कितना बड़ा नुकसान होगा। ये डैम से तो भारत के लोग पानी नहीं पिएंगे, इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर जो भी होगा फायदा वो भारत के लोगों को तो नहीं होगा, अफगानिस्तान के लोगों को ही होने वाला है। तो ये अगर ये सलमा डैम या सहतूत डैम को उड़ा देते हैं, नुकसान किसी को है, वही तालिबान को है और अफगान लोगों का है। अगर ये रोड को तालिबान ब्लॉक कर देता है या फिर तबाह कर देता है तो सामान कैसे पहुंचेगा अफगानिस्तान तक? तो ये तो मेन एंट्री पॉइंट है। अगर ये तबाह हो गया तो अफगानिस्तान के लोग भूखे मर जाएंगे। उनके पास गेहूं कैसे पहुंचेगा, चीनी कैसे पहुंचेगा जो भारत से जाता है, या फिर मेडिसिन कैसे पहुंचेगा? पाकिस्तान क्या वो चीज़ सारे दे पाएगा? बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही तो गेहूं और चीनी की कमी है, मेडिसिन तो वो भारत से लेते हैं। तो घूम फिर कर तालिबान को भारत की मदद चाहिए भी और वो भारत की मदद भी मांग रहा है। आपको ये इमेज से जरिए दिखाता हूँ। अगर हम जरांग और डेलराम वाला रोड देखेंगे, ये वाला एरिया बनता है मैप से। आप देखिए ये वाला एरिया तालिबान की कंट्रोल में काफ़ी टाइम से है। क्या जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था भारत तालिबान को ऑनबोर्ड नहीं लिया होगा? तालिबान वालों की समर्थन मिलने के बाद ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा। और तालिबान भी इतने मूर्ख नहीं है, अपने एरिया में कोई अच्छा काम कर रहा है उसे विरोध करे या फिर उसे तबाह करने की कोशिश करे। ये दिखाता है कि तालिबान के जो लीडर थे उनके साथ भारत का अंडरस्टैंडिंग पहले से है। हाँ, उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर पाकिस्तान का है, या फिर भारत उसे ऑफिशियली क्लेम नहीं करता है, लेकिन बातचीत तो जरूर है बैक चैनल। अगर ये बिल्डिंग को तालिबान वाले उड़ा देते हैं तो फिर वो लोग कहाँ जाकर बैठेंगे? उनको कहाँ जाकर अपने देश की जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा या फिर जो भी काम होगा वो कहाँ जाकर काम करेंगे? ये बिल्डिंग तो हमारा लोकसभा या फिर राज्यसभा मेंबर तो जाकर इस्तेमाल करेंगे नहीं। वो ये बिल्डिंग खुद अफगानिस्तान के लोगों के लिए बना है, चाहे वो नॉर्दर्न अलायंस इस्तेमाल करे या फिर तालिबान वाले इस्तेमाल करें। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क को उड़ा देता है तालिबान तो क्या पाकिस्तान के पास ऐसा दम है वो ऐसा इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क अफगानिस्तान में डेवलप कर पाए? खुद के देश तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर कई सारे प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो फिर वो अफगानिस्तान का कैसा मदद करेगा? इसके साथ साथ अगर ये बिल्डिंग को तालिबान वाला हाथ लगेंगे तो वो खुद के हिस्ट्री को तबाह करना जैसा है वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि तालिबान हो या फिर नॉर्दर्न अलायंस हो, 30-40 पहले वो सब एक थे। बाद में पावर मतलब ग्रैबिंग के लिए एक लड़ाई हुई और दो माइंडसेट बड़े लोग बन गए, लेकिन उनमें ज़्यादा डिफरेंस कोई है नहीं। इसके साथ साथ अगर ये बिल्डिंग को तालिबान उड़ा देता है या फिर बंद कर देता है तो फिर आगे तालिबान के जो बच्चे होंगे उनका इलाज कहाँ होगा? पाकिस्तान में तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग है नहीं। अगर कोई अच्छा हॉस्पिटल तालिबान काबुल में है तो उन्हें वो क्यों तबाह करेंगे? इसलिए दोस्तों अब आपको लग रहा होगा कि तालिबान आने के बाद भारत को बहुत बड़ा नुकसान है, या फिर हो सकता है कुछ महीने ऐसा लगेगा जरूर, लेकिन आगे तालिबान को भी अगर देश को चलाना है तो भारत की मदद चाहिए। और मैं देखता हूं कि आगे फ्यूचर में दोनों के बीच संबंध सही होंगे। तो फिर आपका सवाल होगा तो अगर तालिबान के साथ भारत पहले से बातचीत कर रहा था बैक चैनल, या फिर इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर भारत अपना सारा प्रोजेक्ट क्यों बंद करके वापस चला आया? सारा नागरिकों को क्यों वापस बुला दिया? देखिए भारत अब वेट एंड वॉच नीति को अपनाना चाहता है। कुछ महीने देखना चाहता है कि तालिबान सच में अभी जो बोल रहा है वो करेगा या फिर उनका कोई चेंजेस आ सकता है। इसके साथ दोस्तों देखिए साफ बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो शायद आपको कोई गवर्नमेंट लेवल के लोग नहीं बता पाए, क्योंकि जिम्मेदारी वाली बात आ जाता है। देखिए भारत अफगानिस्तान में इतना सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किया था, इसके पीछे भी एक मकसद था। ये मकसद था कि अफगानिस्तान लोगों के दिल में भारत के लिए सॉफ्ट इमेज लाया जाए और पाकिस्तान के लिए प्रति नफरत बढ़ाया जाए, जो काफ़ी हद तक भारत ने करने में कामयाब भी हो गया था। क्योंकि अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में जाता तो हमें आगे जाकर मिडिल ईस्ट में सेंट्रल एशिया तक पहुंचने में मुश्किल होता। अब तालिबान आने के बाद भारत कुछ महीने वेट करके ये देखना चाहता है कि जब तालिबान को भारत की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो फिर हम उनके साथ नेगोशिएशन करेंगे पाकिस्तान को लेकर और बाकी मुद्दे को लेकर। जब सारे बातें क्लियर हो जाएगी तो फिर जो भी प्रोजेक्ट बंद पड़ा है वो फिर से कंटिन्यू होंगे, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट भारत का था वो भी सब कंप्लीट होंगे। अब आप कुछ महीने इंतजार करना होगा और लगेगा कि भारत का सब कुछ डूब गया है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि भारत देने वाला पार्टी है, पाकिस्तान लेने वाला पार्टी है। मतलब पैसों की बात मैं कर रहा हूँ। जो देने वाला पार्टी होता है उसका रेस्पेक्ट हमेशा लेने वाले पार्टी के कंपेयर में ज़्यादा होता है। इसलिए मैं देखता हूँ आगे आने वाले टाइम में भारत का अफगानिस्तान में रोल फिर से वापस आएगा, लेकिन हमें कुछ महीना या फिर 1 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।